हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अध्यापन और अध्ययन का कार्य हम लोग का प्रारंभ हो ही चुका है। आप लोग इस बात से भली भांति क्या है परिचित हैं। फिलहाल अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं। संविधान सभा को हमने अपनी क्लास का पार्ट ऑफ द डिस्कशन बनाया हुआ है। संविधान सभा को लेकर के आज हमारा लास्ट डिस्कशन होगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके आगामी टॉपिक्स हैं उनको उठा लेंगे और एक एक करके हम तमाम प्रकार के जो भी आपके नेसेसरी टॉपिक्स आपके बनते हैं उनको डे बाय डे हम क्या है डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज चर्चा को कुछ अलग तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बिंदु तो आपको वही नजर आएंगे जो आपने कहने के किसी न किसी क्लास के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की होगी, या इन तमाम प्रकार के बिंदुओं के संदर्भ में मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी अवश्य आपके पास होगी, है ना। विद्यार्थी की अपनी ताकत होती है, वो जानकारी को लेकर के चलता ही है। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक नाम आपको दिया और नाम मैंने आपको क्या दिया, BN राव। बात को मेरी समझना है ना। आपको लगेगा कि बहुत हल्का डिस्कशन है, बट हल्का डिस्कशन बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए एक नाम हमने आपको क्या दिया, BN राव, और ये जो आपके BN राव हैं ये क्या है ना। इनको आपने क्या कहा, इनको आपने कहा लीगल एडवाइजर। इनको आपने कहा लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर। और लीगल एडवाइजर आपने किसके रिगार्डिंग कहा, है ना, लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि आपने इनको क्या कहा, संविधान सभा का विधिक सलाहकार कहा। आपने इनको क्या कहा, संविधान सभा का विधिक सलाहकार, संविधान सभा का विधिक सलाहकार, विधिक सलाहकार। ठीक है। अब देखिएगा मुझे यहां पर नया आपको क्या बताना है कि अगर ये मुद्दा मैंने क्लास में यहां पर आपके सामने स्टैब्लिश करने की कोशिश की है तो यहां पर कोई ना कोई नई प्रकार की जानकारी तो मैं आपको देकर के अवश्य चलने वाला हूं। मामला यह है कि जो आपके BN राव हैं इनके बारे में आपको केवल इतना ही अपने जहन में लेकर के नहीं चलना है कि इन्हें संविधान सभा का विधिक सलाहकार माना गया है। आजकल सवाल यह भी पुट अप हो रहा है कि BN राव यहां पर एक ऐसे कैरेक्टर बन के आपके सामने आते हैं, बिल्कुल नया सवाल बना है ये। BN राव यहां पर एक ऐसे कैरेक्टर भी आपको कराते हैं जो क्या है, जो बाई प्रोफेशन क्या है, जो बाई प्रोफेशन आपको क्या नजर आएंगे, तो बाई प्रोफेशन आपको नजर आएंगे एक सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट आपको नजर आएंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है BN राव को अब हो सकता है कि वैसे आपसे पुटअप करने की कोशिश ना करे कि भाई संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था, क्योंकि ये बात तो सबके जहन में है ही। आजकल नया जो एक ग्राउंड आपके सामने बन करके आया है, तो BN राव के रिगार्डिंग साथियों ये क्वेश्चन आप पुटअप होने लगा है कि भाई ये बताइए कि संविधान सभा का ऐसा कौन सा, संविधान सभा के साथ आप ऐसे किसी व्यक्ति का जुड़ाव करके चले जो बाई प्रोफेशन क्या है, एक सिविल सर्वेंट है। एक चौंकाने वाली बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, वो यहां पर ये है कि जब जब आप BN राव का रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो ये जो आपके BN राव हैं ये मेंबर नहीं है, याद रखना, ये संविधान सभा के मेंबर नहीं है। इनको संविधान सभा का आप सदस्य नहीं कहेंगे, संविधान सभा के सदस्य नहीं है। और संविधान सभा के सदस्य ना होने के बावजूद भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में इनकी बहुत बड़ी भूमिका उस समय आपको नजर आती है। दो चौंकाने वाली जानकारी मैं शुरुआत में ही आपको देकर के चल रहा हूं कि संविधान सभा के साथ आप एक ऐसे व्यक्ति का जुड़ाव करके दिखाइएगा जो बाय प्रोफेशन आपको क्या नजर आते हैं, एक सिविल सर्वेंट नजर आते हैं। इट इज अ वेरी न्यूअली ग्राउंड, ये आजकल काफी पुटअप किया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, BN राव होगा। और BN राव को संविधान सभा का मेंबर कहने की कोशिश ना करे, BN राव को संविधान सभा का सदस्य नहीं है, नहीं कहना आपको। यानी कि संविधान सभा का सदस्य ना होने के बावजूद भी संविधान निर्माण की भूमिका में, संविधान निर्माण का जो आपका धरातल है उसमें इनकी क्या भूमिका रही है, उस पर आपको अपना रेस्पेक्टिव डिस्कशन करके चलना है। असल में मामला रहा सारा का सारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या बाबा साहब अंबेडकर का,
आप लोग भली भांति जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, ही वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और बी आर अंबेडकर का रोल मैंने कल की क्लास में आपको जोड़ के दिखाया था कि बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा करके चल रहे थे। तो एक तो आपके पायलट हैं, एक आपके क्या को पायलट हैं। एक आपके क्या हुए, पायलट हुए, और एक आपके क्या हुए साथियों, को पायलट हुए। तो यहां पर पायलट और को पायलट दोनों का यह मानना है कि संविधान सभा के साथ हमें एक ऐसे व्यक्ति का जुड़ाव करके चलना होगा जो संवैधानिक मामलों का अच्छा जानकार भी हो, ताकि संवैधानिक मामलों पर हमको अगर कोई भी एडवाइस लेकर के चलना पड़े तो एक्स्ट्रा एडवाइस जो हमको लेकर के चलनी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा एडवाइस देने का कार्य कोई व्यक्ति हमें करे। तो मैं ये तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बी एन राव अपने आप में बाय प्रोफेशन क्या है, एक सिविल सर्वेंट है, लेकिन संवैधानिक मामलों के गंभीर जानकार भी हैं। तो आप ही के संविधान सभा के जो पायलट हैं या आप ही के संविधान सभा के जो को पायलट हैं, वो ये चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा करैक्टर हमें मिल जाए, ताकि संवैधानिक मामलों पर अगर हमें सलाहें लेनी पड़े तो अतिरिक्त धरातल हमारे पास हो, हम एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रयोग करके चलें कि समय समय पर संवैधानिक मामलों के संदर्भ में एक सकारात्मक सलाह हमको देने का कार्य करें। तो बी एन राव साहब ने वही कार्य किया। अब मेरी बातें सुनो। ये तो खैर एक अलग बात होगी जो मैंने आपके सामने यहां पर स्टैब्लिश की है। बी एन राव की खासियत आपको हम बताते हैं, क्योंकि अगर आप दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ अपना जुड़ाव करके चले हैं तो आपको मैं हर संभव ये पूरी कोशिश करूंगा कि कोई नई बात हर बिंदु में जोड़ करके बताऊं। बी एन राव की खासियत क्या है? बी एन राव की खासियत यह है कि उस समय विश्व के जाने माने जो आपके जजेज हैं, उस समय विश्व के जो जाने माने आपके न्यायाधीश हैं, उनके साथ बी एन राव का जो कम्युनिकेटिव चैनल है वो काफी स्ट्रोंग रहा। यानी कि बी एन राव साहब एक ऐसे करैक्टर भी हैं कि तमाम विश्व में अगर आप उस समय की बात करेंगे जहां जहां ताकतवर न्यायपालिका आपको नजर आएगी, और ताकतवर न्यायपालिका तो खैर अगर हम करें तो हमारा बड़ा इशारा यूएसए की तरफ भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि तमाम वैश्विक समुदाय में जहां जहां ताकतवर न्यायपालिका आपको नजर आ रही है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विश्व के सर्वोत्तम न्यायाधीशों के साथ बी एन राव का कम्युनिकेटिव चैनल वेरी स्ट्रॉन्ग रहा। इन्होंने न्यायाधीशों के साथ बातचीत की कि भी हम स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान को बनाने जा रहे हैं, और स्वतंत्र भारत के लिए हम जिस संविधान को बनाने जा रहे हैं, हम संवैधानिक मामलों पर आप लोगों से भी सलाहें चाहते हैं। कृपा करके आप हमें अपनी सलाहें देने का कार्य करें। तो ये जो आपके बी एन राव हैं, इन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 1 रुपया भी नहीं लिया, संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन जो अपनी ताकत थी, अपनी उस ताकत का प्रयोग करके संविधान सभा के लीगल एडवाइजर भी कहलाए और विश्व के सर्वोत्तम न्यायाधीशों को भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया के साथ जोड़ करके भी चले। तो ये मामला किसका बना? बी एन राव साहब का। यानी कि देखो, मैंने हमेशा कहा है इन्वायरमेंट काफी बदल चुका है, और क्योंकि इन्वायरमेंट आपका काफी चेंज हो चुका है, तो इस नाते साथियों आपको यह एश्योर करा के चलना पड़ेगा कि आपने अपनी तैयारी में कितना स्ट्रक्चरल चेंज किया है। यानी कि संरचनात्मक जो परिवर्तन है वो आपको लेकर के आने पड़ेंगे अपनी तैयारी में। तो बी एन राव के रिगार्डिंग जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, इस जानकारी को आप जरा अपने अंदर स्टैब्लिश करके चलेंगे कि इस तरीके से आपको इनका जुड़ाव करके चलना है जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि कई बार होता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा के जो आपके लीगल एडवाइजर हैं, उनको आधार बना करके लैंग्वेज ओरिएंटेड एक क्वेश्चन आपके सामने स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन अगर आपने केवल इतना ही रटा है कि बी एन राव संविधान सभा के लीगल एडवाइजर थे, तो लैंग्वेज ओरिएंटेड जो आपका क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसमें आप फंस जाएंगे। अब नई बात आपको सिखाते हैं। नई बात यह है कि मान लीजिए मैंने एक और क्या लिखा, एक और लिखा मैंने भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक और मैंने यहां पर क्या स्टैब्लिश किया, भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो स्टैब्लिश कर लेते हैं भारत का संविधान, राइट। और अब एक नई चर्चा यहां पर यह करते हैं कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का एक नेचर हम लोग यहां पर स्टैब्लिश कर लेते हैं
भारत के संविधान का नेचर, दैट मीन्स एक करेक्टर हम लोग यहां पर क्या इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब हमारी आज की चर्चा में जो नेचर होगा, हमारी चर्चा वहां नहीं जाएगी कि नेचर कैसा है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, या फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडनेस का कॉम्बिनेशन है, वहां पे हमको बिल्कुल नहीं जाना है। हमको ये कहना है कि अगर भारतीय संविधान का आप वेरी क्लोजली ऑब्जर्वेंस लेकर के चलेंगे तो भारतीय संविधान का एक चरित्र, एक नेचर कैसा है कि भारतीय संविधान आपके सामने किस रूप में आता है, ये मिश्रित संविधान के रूप में आता है। भारतीय संविधान आपके सामने कैसे आता है साथियों, मिश्रित रूप में आता है। यानी कि भारतीय संविधान कैसा है अपने आप में, अगर हम ये कहें कि मिक्स्ड कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस बात को समझते हैं कि अगर भारतीय संविधान को हमको एक मिश्रित संविधान कहना हो तो हम क्या चर्चाएं करेंगे, हम क्या चर्चाएं करेंगे। और हम यहां पर एक क्वेश्चन भी जनरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन का मामला यह बनेगा कि अगर आप भारतीय संविधान को एक मिश्रित संविधान कहना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पर आपके सामने क्वेश्चन ये बनाया कि इस संदर्भ में, रिगार्डिंग दिस, इस संदर्भ में भारतीय संविधान, इस संदर्भ में भारतीय संविधान किस पश्चिमी और राजनीतिक विचारक, किस पश्चिमी राजनीतिक विचारक का अनुपालन करता है, को फॉलो करता है, का अनुपालन करता है। अब इस बात को समझते हैं कि पूरी कंडीशन हमने आपके सामने बना दी है कि मान लीजिए भारतीय संविधान का नेचर अगर आपको क्या बताना हो, एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना हो, और साथ ही साथ एक सवाल भी हमने आपको बना दिया है कि अगर भारतीय संविधान का चरित्र क्या है, मिश्रित संविधान है, तो इस संदर्भ में भारतीय संविधान का जो एसोसिएशन है, भारतीय संविधान की जो कनेक्टिविटी है, भारतीय संविधान का जो जुड़ाव है, आप कौन से पश्चिमी और राजनीतिक विचारक के साथ करके चलेंगे, तो ये आपको यहां पर डिस्कस करके चलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपके परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण सवाल भी आपके सामने इस्टेब्लिश्ड कर दिए जाते हैं, उनका सामना करने के लिए आपको तैयार अपने आप को रखने की आवश्यकता है। मैं एक करैक्टर आपके सामने रखता हूं और ये करैक्टर जो है, इनका नाम है आपका अरिस्टोटेल। जो अरिस्टोटेल है उनको आप क्या कहते हैं, अरिस्टोटेल को ही क्या कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। तो अगर आप अरस्तु को यहां पर कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अरस्तु ने अपने समय में 158 देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था। 158 देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन कौन करके चलते हैं साथियों, तो 158 देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करके चलेंगे आपके अरस्तु साहब। और अरस्तु महोदय का यह मानना था कि अगर आप किसी भी भौगोलिक परिवेश को एक राज्य के रूप में कैलकुलेट करना चाहते हैं और उस राज्य को अगर आप कोई शासन व्यवस्था देना चाहते हैं, तो अरस्तु का यह मानना था कि शासन व्यवस्था का जो एक करैक्टर है वो सिंगल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ हमने अध्यक्ष शासन व्यवस्था के बिंदुओं को भी अपना रखा है। जैसे कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इस बात का जो आपका अंतिम निर्धारण है वो हमारे यहां कौन करेंगे, केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये क्या है, ये यूनिटरी करैक्टर आपका आ जाता है एक तरीके से, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर का सेंट्रलाइजेशन है। तो चाहे तो आप इसको एकात्मक व्यवस्था के साथ भी जोड़ के चल सकते हैं और अध्यक्ष शासन व्यवस्था में डिसीजन मेकिंग पावर का आपको सेंट्रलाइजेशन दिखाना पड़ता है। जैसे आर्टिकल 249 को अगर आपको लागू करा के दिखाना हो तो पहल राज्यसभा करेगी। अगर राज्यसभा पहल ना करे तो आर्टिकल 249 के प्रावधानों को लागू करना वेरी टिपिकल टास्क है। तो यहां पर राज्यसभा ही इस चीज की पहल कर सकती है। तो ये क्या होगा, डिसीजन मेकिंग पावर का सेंट्रलाइजेशन है। और अगर ये डिसीजन मेकिंग पावर का सेंट्रलाइजेशन है तो ये यूनिटरी अप्रोच भी आपके संविधान की, और साथ ही साथ क्या है, इसकी जो कनेक्टिविटी है आप अध्यक्ष शासन व्यवस्था के साथ भी कर सकते हैं।
क्योंकि मामला चाहे अध्यक्ष शासन व्यवस्था का हो या मामला चाहे किसका हो, यूनिटरी ग्राउंड का हो, एकात्मक धरातल का हो, डिसीजन मेकिंग पावर का सेंट्रलाइजेशन आपको दिखा करके चलना ही पड़ता है। तो हमने भी अपनी शासन व्यवस्थाओं को इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि हम पूरी तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था को अपना करके नहीं चले हैं। संसदीय शासन व्यवस्था का भारीपन, संसदीय शासन व्यवस्था का बहुमत तो आपको नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ एकात्मक संविधान के लक्षण भी आपको मिलते हैं और अध्यक्ष शासन व्यवस्था के लक्षण भी आपको दिखाई पड़ते हैं। तो यही मामला यूनान में कैलकुलेट किया अरस्तु महोदय ने। और अरस्तु ने साफ साफ हमें यह समझाने की कोशिश की कि अगर आप किसी भी भौगोलिक परिवेश को एक राज्य के रूप में कैलकुलेट करना चाहते हो और उसको अगर आप कोई शासन व्यवस्था देना चाहते हो, तो शासन व्यवस्था जो होनी चाहिए वो मिश्रित रूप में आपको देकर के चलना पड़ेगा। यानी कि शासन व्यवस्था जो है उसका मिक्स्ड फॉर्मेशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि मैंने 158 देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है और 158 देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा नजर आता है कि सबसे मोस्ट सुटेबल जो शासन व्यवस्था है, यानी कि सबसे बेहतरीन जो आपकी शासन व्यवस्था रहेगी, सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था, तो सबसे बेहतरीन जो शासन व्यवस्था रहेगी, उन्होंने ये बात यहां पर बताने की बात की है साथियों कि सबसे बेहतरीन जो शासन व्यवस्था रहेगी उसमें एक और आपको किसको लेकर चलना पड़ेगा, एक और राजतंत्रात्मक व्यवस्था को, एक और किसको लेकर के चलना पड़ेगा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था को, यानी कि मोनार्कल सिस्टम को। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ आपको किसको जोड़ के चलना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। किसको जोड़ के चलना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। इन शासन व्यवस्थाओं की जुगलबंदी अगर आप लेकर के चलते हैं तो इन शासन व्यवस्थाओं की जो जुगलबंदी है वो आपको एक बेहतरीन शासन व्यवस्था उपलब्ध करा देती है। इन शासन व्यवस्थाओं की जो जुगलबंदी है वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्या है, शासन व्यवस्था उपलब्ध करा देती है। ये मानना किसका था, अरस्तु का था। अब इस बात को हम अपने संविधान के साथ जोड़ के चलते हैं। जब आप इस बात का जुड़ाव अपने संविधान के साथ करके चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने उस समय के सर्वोत्तम संविधानों का अध्ययन किया और उस समय के सर्वोत्तम संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात वहां की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को अपने संविधान में शामिल किया। यानी कि इस चैप्टर तो आपका इस क्लास में आना भी है कि हमने विदेशी संविधानों का अध्ययन किया है और किस विदेशी संविधान से हमने क्या लिया। मान लीजिए अगर हम उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहें कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था भी है और भारत में जुडिशियल रिव्यू भी है, लेकिन ब्रिटेन के पास संसदीय शासन व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण तो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन ब्रिटेन के पास क्या नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो ये बात आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी कि हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने विश्व के सर्वोत्तम संविधानों का अध्ययन किया और विश्व के सर्वोत्तम संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात वहां की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को आपके संविधान में शामिल किया। इसी नाते आपके संविधान का जो एक चरित्र है वो कैसा हो जाता है, मिश्रित संविधान भी हो जाता है। लेकिन अगर परीक्षा में सवाल ये पुटअप किया जाएगा कि आपने जो अपने संविधान को मिश्रित संविधान जैसा चरित्र देने की बात की है, रिगार्डिंग दिस आपने कौन से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के पर्सपेक्टिव को फॉलो किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अरस्तु होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो हमारा आंसर निकल के आता है जी अरस्तु। अरस्तु हमारा आंसर क्या यहां से निकल के आता है। तो मैं नई तरीके से आपको तैयार करना चाहता हूं, नई प्रकार की चुनौतियों के संदर्भ में क्या है आपको तैयार करना चाहता हूं। आपको बेवजह परेशान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ अपना जुड़ाव करके चलते हैं या चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मेरा उद्देश्य नई प्रकार की चुनौतियों के संदर्भ में क्या है आपको तैयार करके चलना है। अब एक तुलनात्मक अध्ययन हमको करना है, आइए एक कंपैरेटिव स्टडी हमको करके चलना है। एक कंपैरेटिव स्टडी आपको करके चलना है और ये जो आपका कंपैरेटिव स्टडी होगा ये हम किस किस के बीच में करके चलेंगे। एक तरफ हम किसको लेंगे, यूएसए को, और एक तरफ हम किसको लेंगे, इंडिया को। एक तरफ हम किसको लेंगे, यूएसए को लेंगे, और एक तरफ हम किसको लेंगे, इंडिया को। आप साफ साफ ये बताएंगे कि यूएसए का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, लिखित संविधान है,
यूएसए का संविधान कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यूएसए का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। ओके, डन। अब ये बताएंगे कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान भी क्या आपका लिखित संविधान है। भारतीय संविधान भी क्या रहेगा? लिखित संविधान के रूप में आपके सामने आता है, लिखित संविधान के रूप में सामने आता है। अच्छा, दोनों के साथ एक कॉमन ग्राउंड जोड़ के चलेंगे कि यूएसए के संविधान में जो रोल है, यूएसए के संविधान में जो रोल है, यानी कि संविधान को बनाए जाने में जो भूमिका है वो किसकी है? वो एक संविधान सभा की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की है। वो किसकी है? वो एक संविधान सभा की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की है। डन। आप ये बता के चलेंगे कि भारतीय संविधान को बनाए जाने के संदर्भ में जो मेजर वन रोल आपको नजर आता है वो किसका है? तो भारतीय संविधान को बनाए जाने के संदर्भ में जो मेजर वन रोल आपको नजर आता है वो भी किसका है? वो भी संविधान सभा का है, यानी कि वो भी किसका है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का है। वो भी संविधान सभा का है, वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का है। अब मेरी बातें बहुत प्यार से आपको ऑब्जर्व करनी है, मेरी बातें बहुत गौर से आपको सुनना है। कई बार लोग ये कहने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि लिखित संविधान है ना, तो लिखित संविधान के साथ संविधान सभा की भूमिका आपको जोड़ करके चलनी है। तो कई बार लोग यहां पर ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब कोई भी संविधान सभा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ करती है तो पहले से ही एक समय नियत कर लेती है कि इतने समय में हमको संविधान को बनाना है। भैया जी, ऐसा व्यवहार नहीं करना है, नहीं। यानी कि इस संविधान सभा को आप कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं दे सकते। अगर इस संविधान सभा को आपने कोई फिक्स ड्यूरेशन देने का कार्य किया तो आप ही का जो एग्जामिनर है वो आपका कान पकड़ लेगा। फिक्स ड्यूरेशन आपको नहीं देना है, निश्चित समय नहीं है भाई, निश्चित समय नहीं है। फिक्स ड्यूरेशन ना तो आपको यूएसए के साथ जोड़ के चलना है और ना ही जो आपका फिक्स ड्यूरेशन है ये इंडिया के साथ आपको जोड़ करके चलना है। ये बातें आपको नहीं करनी है जी। फिक्स ड्यूरेशन आपको नहीं करना है, नई प्रकार की चुनौती, नई प्रकार की तैयारी। क्योंकि आप लोग भली बात इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यूएसए ने अपने संविधान को बनाए जाने में जो समय लिया है वो कितना समय लिया है। तो आप कहते हैं कि समय कितना है? समय है केवल 4 महीनों का, यानी कि 4 मंथ्स का समय लिया गया है। तो यहां तो आपको राउंड फिगर नजर आ रहा है, यहां तो आपको क्या राउंड फिगर नजर आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि हम फिक्स्ड ड्यूरेशन का ग्राउंड यहां पर कैलकुलेट करके चल सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब भारत ने अपने संविधान को बनाने में समय कितना लिया? तो आपने क्या कहा? 2 years 11 months एंड 18 days 18 दिन। तो यहां तो राउंड फिगर नहीं है ना भाई, यहां तो राउंड फिगर नहीं है ना, यहां तो राउंड फिगर नहीं है। तो पहले तो ये कहना छोड़ दो कि अगर लिखित संविधान के साथ संविधान सभा की भूमिका का जुड़ाव काफी अनिवार्य हो जाता है तो संविधान सभा कभी भी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में जब संविधान निर्माण का कार्य करती है तो साथियों वो अपना कोई फिक्स ड्यूरेशन लेकर के नहीं चलती है। हाँ, ये सच्चाई है कि यूएसए के संविधान सभा के मेंबर्स ने अपने ही संविधान को बनाए जाने के संदर्भ में मात्र 4 महीनों का समय लिया और हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने अपने संविधान को बनाए जाने में एक लंबा समय लिया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं की ओर से लिया गया। इसकी वजह टटोलो, इसकी वजह आपको बतानी पड़ेगी और इसकी वजह बताना बहुत ज्यादा आसान है। वही पर्सपेक्टिव तो मुझे आपको इस क्लास के दौरान देना है। वजह यह है कि जब यूएसए के लोग अपने संविधान को बनाने का कार्य कर रहे हैं उस समय संपूर्ण विश्व में अधिकांश देश ऐसे आपको मिलेंगे जिनके पास संविधान सभा जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि यूएसए के पास जो अपनी संविधान सभा रही है उसके जो मेंबर्स आपको दिखाने होते हैं उसके मेंबर्स के पास कोई विकल्प था ही नहीं, बाहर की ओर देखने का कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि जिस टाइम जोन में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए वहां की संविधान सभा के मेंबर्स अपने संविधान को तैयार करने की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया उस समय विश्व के अधिकांश देशों के पास संविधान सभा जैसी कोई व्यवस्था तक नहीं है, बाहर की ओर देखने का विकल्प ही नहीं है। अर्थात
वहां की संविधान सभा के जो मेंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस की और एक संविधान बना के दे दिया। वो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर पाए, वो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर पाए, इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व में सबसे छोटा जो संविधान है वो किसके पास है? यूएसए के पास है। ये संविधान सभा के साथ ही उस समय जुड़ गया। विकल्पों की कमी रही, बाहर आप देख नहीं सकते थे। जो खुद की आपकी ताकत थी, आपने खुद की ताकत का ही प्रयोग किया। एक संविधान जैसा डॉक्यूमेंट आपने यूएसए के लोगों को बना करके दे दिया, लेकिन वो काफी छोटा डॉक्यूमेंट रहा, क्योंकि ड्यूरेशन भी तो आपके सामने है। 4 महीनों में आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर लोगे? तो विश्व का सबसे छोटा संविधान कहां दिखाई पड़ा? यूएसए। उसका कारण हमने आपको बता दिया। साथ ही साथ यूएसए के संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इस बात को शुरुआत में ही जोड़ दिया कि भले ही हमने एक छोटा संविधान बनाने का कार्य किया है, लेकिन इस छोटे संविधान को विस्तारित रूप देने का कार्य जो करेगी वो कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। इसलिए आपको ये यहीं से जोड़ करके चलना पड़ेगा कि संपूर्ण विश्व में सबसे ताकतवर जो न्यायपालिका है वो यूएसए के पास है। यूएसए की न्यायपालिका जो कहेगी वहां का संविधान वैसा ही व्यवहार करेगा। और ये उद्देश्य किसने बनाया? वहां के संविधान सभा के मेंबर्स ने बनाया। हमारे संविधान सभा के मेंबर्स जो हैं, जिस टाइम जोन में रह करके अपने संविधान का निर्माण करने की बात कर रहे थे, विश्व के अधिकांश देशों के पास संविधान जैसी व्यवस्थाएं आ चुकी थी। हमारे पास बाहर की ओर देखने के विकल्प काफी ज्यादा थे और हमने उसी हिसाब से कार्य किया। विश्व के सर्वोत्तम संविधानों को कैलकुलेट किया गया, वहां की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया, प्रॉपर डिस्कशन करते हुए। तो हमने जो टाइम लिया वो इस नाते ज्यादा लिया क्योंकि हमारे पास विकल्प काफी ज्यादा आगे थे। हमको विश्व के अलग अलग प्रकार के संविधानों को कैलकुलेट करना था, तो टाइम तो लगना ही था भाई। यूएसए के जो आपके संविधान सभा के मेंबर्स हैं, उनके पास बाहर देखने का कोई विकल्प ही नहीं है। उन्होंने इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को आधार बनाया और एक छोटा सा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो यूएसए के संविधान के यूएसए के लोगों के सामने रख दिया। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, कभी यह कहने की कोशिश मत करना कि इन्होंने 4 महीने का समय लिया, इन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया। इनकी जो क्वालिटीज हैं उनको मेजरमेंट करने की कोशिश मत करना। यूएसए के संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो भी रहे कैपेबल, और भारतीय संविधान सभा के जो आपके मेंबर्स हैं वो भी क्या रहे? कैपेबल रहे। ऑब्जर्व करें इस चीज को एक बार अच्छे से। तो ये मामला नई प्रकार की चुनौती, नई प्रकार का समय और नए तरीके से आप उन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का सामना कैसे करेंगे, उस पर हम लोग कुछ अलग तरीके से क्या है डिस्कशन करके चल रहे हैं, क्योंकि यही मोटिव इस क्लास का रहेगा अभी। अब देखिएगा मामला क्या है। मामला ये है कि अगर आप इंडियन एस्पेक्ट जोड़ के चलते हैं, अब कुछ नई चर्चा यहां पर स्टार्ट करते हैं। इंडियन एस्पेक्ट, भारतीय पक्ष कह सकते हैं, परिदृश्य कह सकते हैं, भारतीय परिदृश्य। तो आपको ये बता के चलना पड़ता है कि भारत में क्या है ना। एक नई बात आपको समझाते हैं, भारत में क्या है। भारत में है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत में क्या दिखाई पड़ेगी? संविधान की सर्वोच्चता। दैट मीन्स भारत में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान की सर्वोच्चता आपको दिखाई पड़ती है। और यह सुनिश्चित कराने का कार्य किसने किया? यह सुनिश्चित कराने का कार्य किसने किया? यह एश्योर्ड कराने का कार्य किया। तो आप बताएंगे यह सुनिश्चित किया संविधान सभा ने। यह किसने सुनिश्चित किया जी? ये संविधान सभा ने ही सुनिश्चित किया कि भारत में क्या पाया जाएगा?
भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाएगी, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत में दिखाई पड़ेगा। अब मामला क्या होता है? मामला यह होता है कि एक तो यह तरीका है इसको डिस्कस करने का, लेकिन कई बार वो क्या है अलग अलग प्रकार से आपको कंफ्यूज करके चलता है। जैसे हिंदी में आपसे क्या कहेगा? संविधानवाद। हिंदी में आपसे क्या कहेगा? संविधानवाद। और संविधानवाद को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। या हो सकता है कि कई बार आपसे ऐसा भी व्यवहार कर लिया आपके सामने, एक व्यवस्था हो रही थी जिसको आप क्या कहते हैं? संवैधानिक सरकार। अब संवैधानिक सरकार जो है ये तो उत्तराखंड पे कई बार चर्चाएं इस पे हो चुकी है, शब्दावली पर संवैधानिक सरकार। अब संवैधानिक सरकार को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आप कह करके चलेंगे। तो इस सारे मामले क्या है? एक साथ कैलकुलेट होते हैं कि अगर आपकी संविधान सभा ने ये उस समय एश्योर करा दिया था कि भारत में अगर कुछ पाया जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे? संविधान की सर्वोच्चता कहेंगे, यानी कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता दिखाई पड़ेगी। तो जो संविधान की सर्वोच्चता है उसी को अदर वे में आपके सामने कैसे कैसे रखा जा सकता है? संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के रूप में रखा जा सकता है। संवैधानिक सरकार दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के रूप में रखा जाता है। तो जो संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होगा उसे ही आप हमेशा संविधानवाद कहेंगे, और जो संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होगा उसे ही हमेशा आप क्या कहेंगे? संवैधानिक सरकार कहेंगे। यानी कि एक तीर दो निशाने। कितना पढ़ोगे हैं? भाई सबसे ज्यादा तो आपको उत्तराखंड ही पढ़ के चलना होता है ना? वहां आपको रेस्पेक्टिव अपनी कैलकुलेशन करके चलनी होती है। तो बाकी जो बर्डन है उसको रिलीज आप कैसे करके चलेंगे? एक तीर दो निशाने। केवल आप संविधान की सर्वोच्चता को समझ लें। संविधान की सर्वोच्चता को समझने के माध्यम से ही आप संविधानवाद का इलाज भी कर पाएंगे और आप संवैधानिक सरकार जैसी व्यवस्था का भी इलाज कर पाएंगे। और यही एक सच्चा और ईमानदार विद्यार्थी करके चलता है। बर्डन बहुत ज्यादा है, बर्डन को रिलीज कैसे किया जाएगा यह भी आपको साथ ही साथ सीखना है। तो संविधान की सर्वोच्चता को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए देखिए होता क्या है। मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की सर्वोच्चता के साथ एक सेंटेंस पहले जोड़ लो। हमेशा यह कहना सीखो, संविधान से बाहर कुछ नहीं। संविधान से बाहर कुछ नहीं। संविधान से बाहर कुछ नहीं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे साथी क्या कहना सीखेंगे? संविधान से ऊपर कुछ नहीं। संविधान से ऊपर कुछ नहीं, यानी कि संविधान के बाहर कुछ नहीं और संविधान से ऊपर कुछ नहीं। ये दो प्रकार के जो आपके सेंटेंसेस हैं ये संविधान की सर्वोच्चता के साथ जोड़ना शुरू कर दो। कभी भी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आपको इजीली डिफाइंड अगर करना हो तो आप कहेंगे कि संविधान के बाहर कुछ नहीं और संविधान के ऊपर कुछ नहीं। अब इसके साथ क्या जोड़ के चलो? इसके साथ जोड़ के चलो ये कार्य कैसे करेगा? ये कार्य ऐसे करेगा कि एक तरफ का आप क्या जोड़ेंगे? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? सरकार के अंग। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि सरकार के अंग जो हैं ये तीन प्रकार से कैलकुलेट आपके सामने होते हैं। तीन प्रकार से कैलकुलेट होते हैं। एक आपका क्या होता है? विधायिका। एक आपका क्या होता है? विधायिका, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। और एक आपका क्या होता है? कार्यपालिका। एक आपका क्या हो जाता है? कार्यपालिका। और जो आपका हिंदी में कार्यपालिका है उसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और एक आपका क्या होता है, न्यायपालिका। और जो आपका हिंदी में न्यायपालिका है उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुडिशरी आप कहते हैं। तो अगर आपने ये कहना सीख लिया है कि संविधान की सर्वोच्चता का सही मामला खुल के इस रूप में आता है कि भाई संविधान के बाहर कुछ नहीं और संविधान के ऊपर कुछ नहीं, तो इसका शुरुआती प्रभाव आप कहां लेकर चलेंगे, इसका शुरुआती प्रभाव आपको कहां जोड़ के चलना है, सरकार के अंगों के साथ। यानी कि सरकार के अंग जो हैं जनरली 3 प्रकार से आपके सामने आते ही हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो संविधान की सर्वोच्चता का मतलब यह होगा कि संविधान के जो तीनों अंग हैं, संविधान के जो आपकी सरकार के जो तीनों अंग हैं, तो सरकार के जो तीनों अंग हैं ये संविधान की सीमाओं से बंधे हुए हैं, संविधान की सीमाओं से बंधे हुए, संविधान की सीमाओं से, संविधान की सीमाओं से बंधे हुए, संविधान की सीमाओं से बंधे हुए हैं, है ना। यह भी कहना सीखो, संविधान की सीमाओं को तोड़कर, संविधान की सीमाओं को तोड़कर, संविधान की सीमाओं को तोड़कर, संविधान की सीमाओं को तोड़कर स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते, स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते, स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते, स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते। यानी कि सबसे गंभीर प्रभाव शुरुआती दौर में आपको कहां लेकर के चलना है, तो सबसे गंभीर प्रभाव शुरुआती दौर में जो आप लेकर के चलेंगे वो सरकार के अंगों पर आपको दिखाना है। और संविधान की सर्वोच्चता सरकार के अंगों के संदर्भ में किस रूप से कार्य करके चलेगी, तो यहां मैं आपको भली बातें बता पा रहा हूं कि सरकार के जो तीनों अंग हैं ये संविधान की सीमाओं से बंधे हुए हैं, क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और इन सीमाओं का वायलेशन करके या इन सीमाओं से बाहर होकर के अपना किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं कर सकते। यही मतलब किसका है, संविधानवाद का है। यही मतलब किसका है, संविधान की सर्वोच्चता का है। और यही मतलब किसका है, संवैधानिक सरकार का भी है। तो तीर आपने एक चलाया, निशाने आपने क्या है, कई प्रकार के लगा लिए। ये पैटर्न एक तरीका और आपको सिखा रहा हूं। संविधान की सर्वोच्चता को केवल सरकार के अंगों के साथ ही जोड़ करके नहीं चलेंगे। अच्छा व्यवहार यह भी हो जाता है कि जो संविधान की सर्वोच्चता है वो केवल सरकार के अंगों पर ही अपना प्रभाव बना करके नहीं चलती है। संविधान की सर्वोच्चता का एक वेरी पॉजिटिव जो आपका एसोसिएशन है वो इस रूप में भी आपको करके चलना पड़ेगा कि संविधान की सर्वोच्चता के सामने आप किसको रखेंगे। मान लीजिए भारत में आपको दिखाना है तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत के नागरिक आपको यहां पर क्या है, कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे। अब संविधान की सर्वोच्चता भारत के नागरिकों के लिए किस प्रकार का व्यवहार करेगी, तो हमको ये कह करके चलना है कि भारतीय नागरिकों का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, हम आपको बताना चाहेंगे, भारतीय नागरिकों का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार, भारतीय नागरिकों का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार, प्रत्येक प्रकार का व्यवहार संविधान की सीमाओं, संविधान की सीमाओं के अंदर होना चाहिए या संविधान की सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए, संविधान की सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए, संविधान की सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए, संविधान की सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भारतीय नागरिकों के संदर्भ में भी आपको जोड़ करके चलनी पड़ती है। और जब संविधान की सर्वोच्चता को भारतीय नागरिकों के संदर्भ में आप लोग जोड़ करके चलने की बात करेंगे तो आपको यहां पर यह बता करके चलना पड़ेगा कि भारतीय नागरिकों का जो प्रत्येक प्रकार का व्यवहार है वो संविधान के नियम एवं कानूनों, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप, यानी कि उनके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो उदाहरण के माध्यम से हमने आपको उदाहरण दिया। मान लीजिए हमने दो लोग आपके सामने स्टैब्लिश किए, एक क्या है आपका ए है और ए के सामने हमने क्या स्टैब्लिश किया, मान लीजिए बी। एक तरफ हमने ए लिया और एक तरफ हमने क्या लिया, मान लीजिए बी लिया, राइट।
अब मान लीजिए ए को क्या है, हम क्या दे देते हैं, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a), राइट। इन द सेम वे बी को भी हम क्या दे देते हैं, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a। डन। यानी कि मुझे आपको ये समझाना, मान लीजिए मैं अगर आपको यहां पर क्लास के माध्यम से कुछ बता रहा हूं तो मैं अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करके आप लोगों को बाध्य नहीं कर सकता इस क्लास को सुनने के लिए, क्योंकि इस क्लास को सुनना या ना सुनना ये आपका मौलिक अधिकार है। और उस संदर्भ में जो आपकी अभिव्यक्ति आएगी वो अभिव्यक्ति भी किसके अनुरूप आएगी, आर्टिकल 19(1)(a) के अनुरूप ही आएगी। यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दिखाई पड़ती है, यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको दिखाई पड़ती है, तो यहां पर विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका मतलब आपको समझा करके चलना पड़ेगा। मैंने क्लास के माध्यम से आपको समझा दिया है कि मेरी एक अभिव्यक्ति है इस क्लास के माध्यम से, लेकिन मैं अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करके इस क्लास के साथ जुड़ने हेतु, इस क्लास को सुनने हेतु, इस क्लास के अनुसार व्यवहार करने हेतु आपको बाधा नहीं कर सकता। अगर मैं बाधा करने की कोशिश करूंगा तो मैं आपके एक मौलिक अधिकार का वायलेशन कर रहा हूं, और इस वायलेशन के अगेंस्ट आप मेरी इस अभिव्यक्ति को आर्टिकल 32 के ब्याह पर सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के ब्याह पर हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो इस यानी कि हमारे यहां जो नागरिक वाला मुद्दा है, तो प्रत्येक प्रकार का व्यवहार जो नागरिक का है वो संविधान की सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए। तो मतलब यहां पे ये है कि हमने ग्राउंड बना लिया है पूरा, हमने दोनों को आर्टिकल 19(1)(a) के माध्यम से क्या है, अभिव्यक्ति दे दी है, और दोनों के बीच हमने क्या कराया, हमने दोनों के बीच क्या कराया, मान लीजिए कम्युनिकेशन कराया। हमने दोनों के बीच क्या करा लिया, हमने दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराया, यानी कि हमने दोनों के बीच क्या कराया, मान लीजिए बातचीत कराया। और जब बातचीत होगा तो बातचीत होने का तरीका क्या होना चाहिए, बातचीत होने का तरीका यह होना चाहिए कि ए जब अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करेगा, ए जब अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करेगा तो बी का जो मौलिक अधिकार है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति ऐसे आनी चाहिए, राइट। ऐसे नहीं आनी चाहिए कि जब ए अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करेगा तो वह बी की अभिव्यक्ति को क्या है, ए बी की अभिव्यक्ति को क्या है, सॉरी इसको अलग से बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए जो है जब अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करेगा तो बी की जो अभिव्यक्ति है ना, उसका ग्राफ ऐसा नहीं बनना चाहिए, यानी कि ग्राफ ऐसा नहीं बनना चाहिए इस तरीके से, यानी कि ए जो है बी की अभिव्यक्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना डाले, है ना। तो ये संविधान ही तो आपको सिखा करके चल रहा है कि भाई जो भी आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, जब आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करेंगे तो आप सामने वाले के मौलिक अधिकार को भी संरक्षण दे करके चलेंगे, सामने वाले के मौलिक अधिकार का भी क्या आप उसका सम्मान कर करके चलेंगे। यानी कि ए अगर यहां पर अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वह अपनी अभिव्यक्ति के प्रयोग के माध्यम से बी का जो व्यक्तित्व है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना बनाए। तो हमने आपको यह बताया कि संविधान की सर्वोच्चता ही क्या है, संविधान की जो सर्वोच्चता है वही संविधानवाद है, संविधान की जो सर्वोच्चता है वही संवैधानिक सरकार है, संविधान की सर्वोच्चता सरकार के अंगों के लिए किस प्रकार का व्यवहार करेगी, और संविधान की जो सर्वोच्चता है वो नागरिकों के संदर्भ में किस प्रकार का व्यवहार करेगी। यह मामला हमने आपके सामने क्या यहां पर इस्टेब्लिश कर दिया है, राइट। तो इन बिंदुओं को समझ के आपको चलना है, ठीक है, और बड़े प्यार से अच्छी तरीके से क्लासों को आपको ऑब्जर्व भी करके चलना है, और क्लासों का वेरी क्लोजली ऑब्जर्वेंस तो आपको लेकर के चलना है, और अच्छी तरीके से आपको क्या नोट्स भी बनाने हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जिन बिंदुओं को आप बहुत पहले से जानते हैं
उन बिंदुओं को मैं क्लास में उतनी बड़ी मात्रा में शामिल नहीं करूंगा। मैं कुछ अलग प्रकार की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं और आपसे एक ये संवैधानिक अपेक्षा भी करके चल रहा हूं कि आप अपना जुड़ाव बढ़ा करके रखेंगे, है ना। और इस क्लास के माध्यम से आप लगातार क्या है, एक नई तरीके से नई प्रकार की चुनौतियों के संदर्भ में अपने आप को जागरूक करके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।